नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। बीते कुछ वर्षों में लोगों में तेजी से किडनी से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। दुनिया भर में लगभग 85 करोड़ लोगों को किडनी की कोई ना कोई बीमारी है। अकेले भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों को क्रॉनिक किडनी रोग हैं। इनमें से भारत में हर साल एक तरह से देखें तो लगभग 3 लाख मरीज किडनी की बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब है कि किडनी के मरीजों को डायलिसिस या फिर किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। खासकर डायबिटीज और हाई बीपी से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या के साथ भारत में किडनी की बीमारी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। आईएमए ने अनुमान लगाया है कि साल 2040 तक किडनी रोग से संबंधित मौतें भारत में मौत का 5वां प्रमुख कारण होंगी। ऐसे में जरूरी है कि किडनी के स्वास्थ्य से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी हम सबके पास हो। आप भी अपनी किडनी को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आज आयुष्मान भव का हिस्सा बनिए और अपने मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि चेयरमैन है रेनल साइंसेज एंड ट्रांसप्लांट मेडिसिन अकॉर्ड हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मालय रथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि साइंटिस्ट 3 है डॉक्टर डीपी रस्तोगी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है किडनी की समस्या से जुड़ा हुआ, या आप जानना चाहते हैं कि आखिर आप अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी उपाय हैं जो करने चाहिए, दिनचर्या में किस तरह का बदलाव है, या फिर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बरतना ज़रूरी है, तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। दरअसल किडनी यानी गुर्दे की जो बीमारी है वो अलग अलग तरीकों से हो सकती है, और अक्सर लोगों और यहाँ तक कि कई डॉक्टरों के बीच जागरूकता की कमी के कारण बहुत देर से किडनी की बीमारियों का निदान किया जाता है। किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। किडनी मानव शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों में खून साफ होता है। हमारी किडनियों में लाखों मिनी फिल्टर होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो पूरी जिंदगी खून साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाली सफाई सिस्टम के कारण हमारे शरीर से हानिकारक केमिकल्स पेशाब के साथ बह जाते हैं। हमारी दोनों किडनी बीन के आकार की होती हैं और हमारी पसलियों के बीच में सुरक्षित रहती हैं। किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनना और फायदेमंद हार्मोन्स रिलीज करना शामिल है। किडनियों के जरिए रिलीज किए गए हार्मोन्स के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया जाता है और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा किडनी शरीर में पानी और अन्य जरूरी तत्व जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का रक्त में संतुलन बनाए रखती है। हालांकि उम्र बढ़ने पर किडनी की कार्यशीलता भी प्रभावित होती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे समय के पहले ही किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ये समस्याएं कुछ कारणों से हो सकती हैं, जिनमें किडनी की बीमारियों से जुड़ा पारिवारिक इतिहास, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नशा करना और अधिक वजन शामिल हैं। इन समस्याओं का समय पर समाधान बेहद जरूरी है। अक्सर किडनी से जुड़ी समस्याएं बहुत बाद में पता चलती हैं, तब तक स्थिति काफी गंभीर स्वरूप ले सकती है। तो आप भी हमें कॉल कीजिए और पूछिए सवाल। पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। उत्सव ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्सव, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न ये है कि कुछ जैसे कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं और उसमें कहते हैं कि उनका किडनी पे बुरा असर पड़ता है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है उत्सव। डॉक्टर कुमार, पहले ही एक काफ़ी ज़रूरी सवाल है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आप एलोपैथी दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि एलोपैथी दवाइयों का किडनी पर बुरा असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा खाना बनाने का। हमारी माँ बहनें जिस आग पे रोटी बनाती हैं वह आग उंगली जला भी सकती है।
तो हम एलोपैथी डॉक्टर जब दवा देते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उन दवाइयों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के प्रति हम जागरूक रहें, सचेत रहें और अपने मरीजों को भी बचाएं और बताएं। तो ख़ास तौर पे दर्द की गोलियां किडनी के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि किडनी का ब्लड सप्लाई प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन से रेगुलेट होता है, जिसको दर्द की गोलियां डिस्टर्ब करती हैं। और अगर मरीज़ डिहाइड्रेटेड है, उसके शरीर में पानी की कमी है, अगर वो हार्ट और लीवर का मरीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनमें दर्द की गोलियां ज़्यादा हानि करेंगी। तो इस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे दर्द की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी किडनी के लिए हानिकारक होती हैं। जी मनपाल जी, अपना टीवी की आवाज़ को बिल्कुल कम कर दीजिए। आप अपनी उम्र बताइए। उम्र 66 वर्ष 66। 66 वर्ष है, ठीक है। मुझे लग रहा है मनपाल जी कह रहे हैं कि उनके खाने की नली बढ़ी हुई है, ऐसा कुछ कंडीशन है? पड़ी हुई है जी, पड़ी हुई है। ठीक है। मनपाल जी, और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, बताइए। उम्र 67 वर्ष है। ठीक है, उनका सवाल बताइए, वो क्या सवाल क्या करना चाहते हैं? सवाल ये कर रहे हैं कि उनके खाने की नली पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। उनका सवाल है कि उनके खाने की नली पड़ी हुई है। जी हाँ, जी ठीक है। मनपाल जी का जो क्वेश्चन है डॉक्टर कुमार, खाने की नली पड़ी हुई है, जाहिर तौर पर कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से ही है। इसमें किस तरह के और एहतियात हैं जो आप बताना चाहेंगे, ये जो बरतने सवाल चाहिए? कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जी। खाने की नली इसोफेगस ये मीन कर रहे हैं, तो वो सबों में होता है। कभी कभी अगर एक इंसान खाना नहीं खा पाता तो उसमें नाक में नलकी डाल देते हैं, राइस्ट्री बोलते हैं, जिसके जरिए भोजन उन्हें प्रदान किया जाता है। शायद ये उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है जानना कि राइस्ट्यूब या वो नली क्यों डाली गई ठीक है। और डायरेक्टली ये किडनी रिलेटेड प्रश्न नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप चाहें तो मनपाल जी हमें दोबारा कॉल कीजिए और एक बार में अपना सवाल जो है वो साफ पूछिए कि आप जानना समझना क्या चाह रहे हैं। डॉक्टर कुमार, थोड़ा सा मुझे बताइए, जो आंकड़े अभी हमने बताए, और दुनिया में हर 9वां इंसान एक तरह से कहीं ना कहीं किडनी डिजीज से और क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहा है। 2040 तक जब हम भारत में बात करते हैं तो स्थिति किडनी से जुड़ी बीमारियों की बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या है, कारण क्या है? देखिए, मेन रीज़न ये है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भारत में विकराल रूप ले रहा है, और कुछ तो बीमारियां नेचुरली हो जाती हैं और कुछ बीमारियां हमारे गलत जीवन शैली के कारण होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे कलीग्स हैं आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, योग है, कि हम अपनी जीवन शैली ऐसी रखें कि इन बीमारियों को जिस हद तक हो सके प्रिवेंट कर सकें। लेकिन बहुत बार प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के बावजूद डायबिटीज़ या बीपी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि लक्षण का इंतज़ार करते रहते हैं कि सर दर्द होगा, जब चक्कर आएगा तो बीपी की दवा लेंगे। ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर बीपी नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल कट ऑफ वैल्यू है 140/90, अगर इससे बीपी ज़्यादा है और आप कोई समाधान नहीं ले रहे हैं तो यह आपको तकलीफ देगी, इंक्लूडिंग किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। यही बात डायबिटीज़ में है। अगर 200 शुगर है और लक्षण नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे कंट्रोल में रखें। इसे कैसे कंट्रोल में रखते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता। होम्योपैथ से कंट्रोल में रखते हैं, एलोपैथ से कंट्रोल में रखते हैं, आयुर्वेद से कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन कंट्रोल में रखें और सुनिश्चित कर लें कि आपका जो शुगर बीपी का रेंज है वो दायरे में है। इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, पहले एवरेज आयु इंडिया में कम थी, अब ये आम है 70-80 साल तक जीना। तो एक तरीके से समझिए कि डिजेनरेशन एक अंग का हो जाता है। जैसे जितना एल्डरली पॉपुलेशन होगा उतनी डिजेनरेटिव कंडीशन सच एज मोतियाबिंद या घुटने की बीमारी या किडनी की बीमारी, ये एक तरीके से किडनी का बुढ़ापा कह लें, वो भी सामने आ जाती हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण मैं बोलना चाहूँगा कि जो अननेचुरल एक्सरसाइज, जो जिमिंग का ट्रेंड चल रहा है और हमारे खान पान में जो बदलाव आ गया है, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि इन नहीं, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करिए डॉक्टर। जिम तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं,
क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्वस्थ एक्सरसाइज स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं वो देख के लेकिन लोग जिम जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए नहीं, वो एक खास आकार और प्रकार हासिल करने के लिए। ठीक है। उन्हें किसी हीरो की नकल करनी है, उन्हें तो ये जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें सप्लीमेंट शामिल हैं और अननेचुरल एक्सरसाइज शामिल हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और हमने बहुत मरीजों को देखा है जो ऐसे प्रोटोकॉल्स के कारण अपनी किडनी को गंवा तक चुके हैं। ठीक है। और अगर हेल्दी एक्सरसाइज की बात करें तो योग है, प्राणायाम है, भाग दौड़ है, रेस कर सकते हैं, या जिम में भी अगर जाएं तो ट्रेडमिल जैसे एक्सरसाइज, साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज, क्रॉस ट्रेनर जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होंगे रादर दैन सिर्फ पुशअप्स, बुलवर्कर और वेट लिफ्टिंग के, जो एक खास आकार और प्रकार की दिशा में। यानी अलग अलग तरीकों के एक्सरसाइज को मिक्स करें कहीं ना कहीं, और जो सप्लीमेंट्स है वो देखकर इस्तेमाल करें कि उसमें क्या ऐसा है जो आपके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। करें तो अच्छा। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर है, हमें कॉल किया है दलपत जी ने, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए दलपत जी। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से, अभी मैं टीवी देख ही रहा था जी जी और यहाँ किडनी के बारे में थोड़ी जागरूकता, जानकारी और जनहित में जारी करने का जो प्रसार हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा लगा। जी दलपत जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कौन कौन सा नशा करने से किडनी में प्रॉब्लम आती है और कौन कौन सी खान पीन करने से किडनी पर प्रॉब्लम पड़ता है, और किस चीजों से बचने के लिए क्या सावधानी रखी जाए ताकि जिससे ये बीमारी आती नहीं है। ठीक है, ठीक है दलपत जी। डॉक्टर प्रवीण, आयुर्वेद की जब हम बात करें, हम जानते हैं बहुत जो अपनी विद्या में मैं कहूँ माहिर लोग हैं, वो चेहरा देख के, हाथ देख के, आंख देख के पहचान जाते हैं कि शरीर के किस भाग में क्या कमी है। जाहिर तौर पर जीवन शैली की बात जैसे ही शुरू में डॉक्टर कुमार ने भी कही है, जीवन शैली की वजह से ये जो बीमारियां वो काफ़ी बढ़ रही हैं, और सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी हैं अपनी दिनचर्या में जिससे हमारी किडनी भी स्वस्थ रहे पूरी तरह से? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो हम इसको एंटायर पॉपुलेशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग जो यंग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो जिम जाके बहुत सारे सप्लीमेंट्स जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, उनकी ओवरडोज, और वो बिना किसी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के और बिना किसी मेडिकल एडवाइस के ये लेते हैं। एक तो वो इशू हो गया। दूसरा, ओवरऑल हमने ये अनुभव किया है कि हमारे समाज में जो खाने की आदतें हैं वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई हैं। यदि हम देखें आयुर्वेद का जो ये पक्ष है कि भाई आयुर्वेद में के दो बेसिकली सिद्धांत हैं। एक तो है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कि बीमारी ना हो, और दूसरा है क्योर। तो हमारे देश में जहाँ की आबादी लगभग 140 करोड़ है, हमारे लिए ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें सबसे पहला आता है डाइट, दूसरा आता है रेजिम, के जो हमारी दिनचर्या है उसको किस प्रकार से पालन करें और डिजीज को हम अपने शरीर से कैसे दूर रखें। तो देखिए, जहाँ तक खाने की बात है, हमारे समाज में ऋतु के अनुसार खाने का एक बहुत स्पेसिफिक प्रचलन रहा है। जैसे आप देखते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो हमें जो हमारे फूड हैं या जो हमारे फ्रूट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा मिलन्स हैं, और जो हम ये खाते हैं जो हमारी सलाद में डिफरेंट टाइप के, जो ये कुकुमिस टाइप का जो होता है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारे किडनी के लिए बहुत हेल्दी डाइट्स होते हैं और ये नेचुरली हमको सीजनल मिल जाते हैं। दूसरा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीट का प्रयोग करते हैं। जो आटा हमारा है वो बेसिकली गेहूं का है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो जौ के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित करता है और उसको एक बहुत अच्छा आहार बताता है। जौ का प्रयोग जो है हमें कहीं ना कहीं, जो आटे में अब लोगों में कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये चीज़ें आई हैं, कुछ अवेयरनेस हुई है और उन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट्स में कुछ चेंज किया। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि लोगों में नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। अभी हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के, हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर एडिक्शंस केवल अल्कोहल ही नहीं, अल्कोहल के अलावा जो बहुत सारी और प्रतिबंधित नारकोटिक्स हैं वो लोग लेने लगे हैं, और ये निश्चित रूप से केवल किडनी नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल जो हमारा बॉडी का ऑर्गेनिक सिस्टम है उस पर प्रभाव डालती हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये होगा कि हमको डाइट पे तो बहुत ही कॉन्शियस रहना है और वो सारी डाइट्स लेनी, और ये स्पेसिफिकली हमको पता है, जैसे जो है और सीजनल जो हमारे फ्रूट्स हैं,
मैं फ्रूट्स को एक लाइव फूड मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगलों में रहते थे और वो डायरेक्ट पेड़ से उन फलों को लेकर के, और वो हेल्दी रहते थे, उनकी आयु इतनी होती थी, उनके शरीर में स्फूर्ति होती थी, वो कभी भी ऐसा फूड नहीं लेते थे जो बहुत शरीर में कफ को करने वाला, जो जैसे दही का प्रयोग वो लोग कम करते थे। तो वो लाइव फूड जो है वो अपनी डाइट में लोगों को बढ़ाना चाहिए, और सलाद में इस प्रकार के जैसे ब्रोकोली है, ब्रोकोली बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा जो ये बेरी जैसे जो बेर्स की फैमिली के जितने फ्रूट्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। तो हम अपनी डाइट में अगर थोड़े थोड़े परिवर्तन करें तो मैं समझता हूँ कि हम हेल्दी लाइफ केवल किडनी को ही नहीं बल्कि अपने अदर ऑर्गन्स को भी एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। यानी फल और सब्जियों का सेवन रोजाना सही मात्रा में करना बेहद निश्चित जरूरी है रूप से, किडनी निश्चित किडनी रूप की से। सेहत के जी, लिए। जी, बिल्कुल। एक कुसुम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, गुजरात से हमें कॉल किया है। कुसुम जी शुक्रिया, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आप बताइए आपका सवाल क्या है। हाँ, बोल रहे कि मतलब मेरा पेट में गांठ हो गया है, यही दिक्कत हो गया, मतलब पेट में दर्द रहता है। आपने डॉक्टर को दिखाया? टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए कुसुम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फिर एक बार में बताइए क्या समस्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप। तो बोल रहे कि सोनोग्राफी दवा कितना कराए तो नहीं ठीक हुआ, इसके बाद फिर ऐसी कराया तो उसमें निकल गया कि तुम्हारे पेट में गांठ है, तो उसका दवा चालू किए हैं, अभी मतलब कोई आराम नहीं है, दर्द रहता है। ठीक है कुसुम जी आप बने रहिए। डॉक्टर कुमार कुछ पूछना चाहते हैं? पेट मुझे में थोड़ा सा गांठ कहाँ पे है? गांठ लग रही, ये पेट में कहाँ पे कुछ गांठ और बता पाएंगे आप कुसुम? पेट में कहाँ पर गांठ है और क्या क्या बताया आपको डॉक्टर ने? मतलब एक साइड में दर्द पड़ता है, दाहिना साइड में। ठीक है, आप कुछ देखिए पूछना ये चाह थोड़ा रहे सा अस्पष्ट है। पेट को पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं, उसमें पेट दर्द के बहुतेरे कारण हो सकते हैं। ये सामान्य एसिडिटी से ले करके, अगर हम किडनी की चर्चा करें तो किडनी में स्टोन होने से किडनी के एरिया में फ्लैंक्स बोलते हैं, वहाँ दर्द हो सकता है। किडनी में गांठ है वो भी पैदा दर्द को कर सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द के और भी कारण होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में पत्थर या आंतों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो ये बेहतर ये होगा कि ये एक निकट के चिकित्सक से मिल करके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराएं और फिर कुछ ज़्यादा जांच कराएं कि क्या आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उस समस्या का निदान क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं आपका सवाल कुसुम जी, हमें साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, यही हमारी भी सलाह होगी। सुनील ने हमें कॉल किया है। सुनील जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए आपका प्रश्न क्या है। किडनी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण। ठीक है हम जानते हैं। पद्माला रथ जी, जब लक्षणों की हम बात कर रहे हैं तो हमने शुरू में भी कहा कि किडनी से जुड़ी जो बीमारी है उनके लक्षण बहुत बाद में दिखते हैं, तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसे शुरुआती कुछ लक्षण हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि किडनी में कोई समस्या आनी शुरू हो गई? हाँ, कुछ सिम्टम्स ऐसे आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। उसमें नौसिया होगा, वोमिटिंग होगा और खाने को मन नहीं होगा, इस टाइप की लक्षण आती है। पेट में दर्द हो सकती है। ये सब किडनी की जब बीमारी होती है, ये बहुत सारे चीज़ों में भी होती है, बहुत सारे बीमारियों के लक्षण है, पर साथ में इसमें हम किडनी डिजीज़ को भी स्क्रीन करने के लिए सोच सकते हैं। तो इस टाइप की लक्षण आ सकती है। और होम्योपैथी किडनी से जुड़ी बीमारियों को कैसे देखता है? और उसमें जब हम बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई बीपी है, कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें और ज़्यादा खतरा है किडनी से जुड़ी बीमारियों का, तो इसको होम्योपैथी कैसे देखता है? हाँ, किडनी का बीमारी बोलते कि हम सिर्फ किडनी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो किडनी से लेके हमारा जो यूरेथ्रा आउटलेट है, पूरा रेनल सिस्टम का कहीं ना कहीं डिजीज़ है, तो वो किडनी के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। तो इसलिए हमें किडनी के लिए जो भी ये है, इसके पहले हमें उसका सही तरीके से हमें देखना पड़ेगा। हमारे खान पान, हमारा आचार व्यवहार में वो रेक्टिफिकेशन लाना पड़ेगा। मेनली हमें किडनी का जो फंक्शन है उसका काम क्या है ना, पहले वो वाटर बॉडी की जो फ्लूइड कंटेंट है उसको बैलेंस करेगा। तो इसलिए वो यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं और बॉडी फ्लूइड मेंटेन करते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, जिसमें कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारा वो मेंटेन करती है। तो हमें हमारे खान पान में भी जो है
सोडियम कंटेंट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंगे। किसी को अगर हाइपरटेंशन है और उसके साथ भी वो एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो उनके लिए और हानिकारक होंगे। और जिनको डायबिटीज़ है वो और भी शुगर ऐड करेंगे, उनके लिए हानिकारक है। तो ये सब नज़र में रखते हुए हमें क्या है ना, डेली जो हमारा रूटीन में सोडियम इंटेक है वो 2000 मिलीग्राम पर डे कर सकते हैं। और ऐसे फास्फोरस भी 1000 तक कर सकते हैं, 1000 मिलीग्राम। और पोटाशियम के लेवल भी 2000 मिलीग्राम पर डे कर सकते हैं। और इस हिसाब से हमें जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी जूस। और जिसमें कि जिनको किडनी की बीमारी होती है वो कोशिश करें कि जिसमें पोटाशियम कंटेंट रिच फूड वो थोड़ा कम लें, शुगर कंटेंट फूड है वो भी कम लें, जैसे कि केला हो गया, मौसम्बी, ऑरेंज, इसको थोड़ा कम लेंगे। और बेरीज, एप्पल, इस प्लम्स ये हम अच्छे फ्रूट में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कुमार, जैसे भी प्रश्न में आया था आप बता रहे थे गांठ की बात थी, पथरी की बात थी, इसके अलावा और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो किडनी से जुड़ी हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि किडनी से जुड़ा जो कैंसर है वो 16वां प्रमुख कैंसर भी है। तो क्या स्टेजेस हैं? जब कहते हैं किडनी खराब होना शुरू हुई, उससे लेकर हम अगर तमाम स्टेजेस की बात करें तो क्या चरण क्या होते हैं उसके? देखिए, ये 3 हिस्सों में सवाल को बांटूंगा। पहले तो किडनी का फंक्शन एलोपैथी के नज़रिए से समझ लें। ठीक है। किडनी का काम पेशाब बनाना तो है ही, लेकिन इस क्रम में किडनी हमारे शरीर के कंपोजिशन को सुनिश्चित करता है। और किडनी का 3 काम और है: खून के निर्माण में सहयोग करना, हड्डियों को मजबूत करना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, जो बहुत लोग नहीं जानते। तो किडनी की बीमारियों में जो शुरुआती लक्षण होंगे, अगर बीपी बढ़ गया हो या पानी नहीं निकल रहा हो तो पैरों में सूजन आ रहा हो, अपच हो, इंडाइजेशन हो। अब आप समझ सकते हैं कि ये लक्षण इतने वेग हैं, इतने अस्पष्ट हैं कि लोग शुरुआती लक्षणों को मिस कर जाते हैं। अब दूसरी बात रही कि किडनी की और बीमारियां क्या क्या होती हैं। किडनी की कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, जन्म से ही एक किडनी का होना, या किडनी के वाल्व में खराबी होना, यूरेथ्रा में वाल्व होना, वेसाकुलेटिक रिफ्लक्स होना, दोनों गुर्दों में सिस्ट होना। तो ये तो हुआ किडनी का बनावटी दोष। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर किडनी के फिल्टर में सूजन आ जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ यूरिन में प्रोटीन और यूरिन में आरबीसी आता है। और अगर इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को 2-3 हफ्ते के अंदर अच्छे ढंग से ठीक कर दिया जाए तो ये किडनियाँ बच जाती हैं, नहीं तो यही किडनियाँ बाद में क्रोनिक किडनी फेलियर का शक्ल ले लेती हैं। और बहुत बार लक्षण वेग होने के कारण मरीज लेट आते हैं। और बाकी कुछ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, बीपी के मरीज़, गठिया के मरीज़, या पेशाब में रुकावट हो, प्रोस्टेट एक्सेट्रा, तो उन्हें सजग रह के प्रोएक्टिव हो करके जांच पहले ही करा लेना चाहिए, भले ही लक्षण कम क्यों ना हो। और अंतिम सवाल जो आपका था किडनी के गांठ को लेकर के, किडनी में कैंसर बहुत ही कॉमन है, रेनल सेल कार्सिनोमा इसमें कॉमनेस्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किडनी में गांठ मिली और वह गांठ किडनी तक सीमित है तो उस गांठ को या पूरी किडनी को निकाला जा सकता है। और ऐसे बहुत मरीज हैं जो उस किडनी के कैंसर से मुक्ति पा गए ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये संभव है कि एक किडनी पे नॉर्मल जिंदगी हम गुजार सकें। तो किडनी के गांठ को किडनी से बाहर फैलने के पहले अगर ऑपरेट करके बाहर निकाल दें तो वह कैंसर क्योरेबल हो जाता है। ठीक है। 2 कॉलर और हैं। राजीव ने झारखंड से कॉल किया है, साथ ही विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, पहले आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी, तो इससे कुछ किडनी में इफेक्ट पड़ सकता है क्या बाद में या अभी? ठीक है डॉक्टर चौधरी, यूरिक एसिड का बढ़ना किडनी की सेहत के लिए कैसे कनेक्ट देखिए, ऐसा है, जहाँ तक यूरिक एसिड के बढ़ने का सवाल है वो किडनी डिजीज से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही होता है। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण कुछ अलग होते हैं और उसमें जो अलग से जो डाइटरी कुछ चेंजेस और प्लस कुछ मेडिसिन से वो बात बन जाती है। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में जो यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो वहाँ पर सामान्यतया जो किडनी की जो डिजीज़ हैं वो यूजुअली नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये देखना होगा, यदि किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो साथ ही साथ, क्योंकि किडनी फंक्शन टेस्ट जब कराए जाते हैं
तो उसमें बाकी जो यूरिया और क्रिएटिनिन है ये भी देखने को मिल जाते हैं। तो यदि वो सामान्य है और किडनी की बाकी चीज़ें सामान्य है तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है बेसिकली। तो किडनी का एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मैं दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा छोटी छोटी सी। एक तो जैसे हाइपरटेंशन की जब बात आती है ब्लड प्रेशर की, तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर के मामले में किडनी विलेन भी है और विक्टिम भी है, क्योंकि किडनी की डिजीज़ से हाइपरटेंशन बढ़ता भी है, मतलब बीपी बढ़ता भी है, और बीपी बढ़ने की वजह से किडनी डिजीज़ में प्रॉब्लम से भी आती है। एक तो ये है। अब बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये आती है कि किडनी डिजीज़ से बचने के मतलब हम उसको कैसे डिटेक्ट करें, क्योंकि ये एक निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि जब रोगी डॉक्टर से कंसल्ट करता है और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस समय किडनी इरिवर्सिबल डैमेज के स्थिति में पहुंच जाती है। तो उससे पहले हम क्या करें, तो हमें जो हमारे यूरिन में जो एल्ब्यूमिन है, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं, वो हमको ईयरली या 2 ईयरली डिटेक्ट कराना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमको स्क्रीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमें क्योर करने का हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, तो हमको कुछ स्क्रीनिंग पैटर्न्स बनाने होंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, तो जो उसमें पहले 10 प्रमेय हैं जिसमें यूरिन की में क्वालिटेटिव चेंजेज आता है, उनको यदि हम थोड़ा सा अपने नेशनल प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें तो हम शायद एक बहुत बड़े रोगियों के खर्चे और उनकी जो मॉर्बिडिटी है उससे बच सकते हैं और लोगों को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे कॉलर है विवेक। शुक्रिया विवेक कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे 2008 से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ये लगातार अभी तक मेरी दवाई चल रही, इसमें कोई भी आराम नहीं हुआ है। और 2020-21 में मुझे इसकी वजह से ब्लड की कमी लगातार हुई और फिट्स आने लगे थे। अभी दवाई तो मेरी चल रही है, कंटिन्यू है, और मुझे ब्लड की कमी हो गई थी, तो अभी तो दवाई चल रही है, लेकिन ये यूरिन में प्रॉब्लम होती है। और जी हेलो, ठीक है विवेक। डॉक्टर कुमार, देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें यूरिन में प्रोटीन लीक होता है और किडनी फेलियर में नॉर्मली नहीं जाती है। अच्छा। तो ये एक तरीके का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर बच्चों की बात करें तो उसमें कॉमनस डिजीज़, मिनिमल चेंज डिजीज़ होता है जो ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जैसे कि FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, MPGN, IgA नेफ्रोपैथी, एमिलोइडोसिस, जो सिमिलर पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी विवेक क्या कर सकते हैं? विवेक को सबसे पहले किडनी की बायोप्सी करानी चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शाब्दिक अर्थ हुआ पेशाब में प्रोटीन का लीक होना। इसके कारण खून में प्रोटीन की कमी आ जाती है और विटामिन डी की कमी आती है, थायराइड डिस्टर्ब होता है और एनीमिया भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक लक्षण है। तो अगर किडनी बायोप्सी कर लें तो ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है, और जिन बीमारियों का नाम हमने लिया उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होते हैं। और मुख्य तौर पे एस्टेरॉयड के साथ साथ साइक्लोफॉस्फामाइड है, एजाथायोप्रिन है, साइक्लोस्पोरिन है, टैक्रोलिमस है, रिटुक्सिमैब है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप में दे करके आपकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर पद्मालय, बहुत संक्षेप में बताइए, अब समय की कमी है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के लिहाज से कितना सहायक हो सकता है, या इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलें किडनी से जुड़ी बीमारियों में, कैसे ट्रीटमेंट में काम? होम्योपैथी में बहुत सारे मतलब प्री क्लिनिकल स्टडी भी हुआ है और क्लिनिकल स्टडी हुआ है, स्पेशली इन रेनल स्टोन के लिए। उसमें तो बहुत होम्योपैथी बहुत कारगर माना जाता है। उसमें स्पेशली कई सारे दवाई वो इफेक्टिव आए हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में भी इवन हमारे CCRH ने RCT भी किए हुए हैं, तो डबल ब्लाइंड RCT भी किए, इसमें बहुत कारगर दवाई है। और जैसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए देखें तो ऐसा इतना स्टडीज़ तो नहीं हुआ है, मगर डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं, दवा भी करते हैं, और दिखा भी गया है कि ये एज एन एड ऑन थेरापी, इसमें मतलब जो स्टेज 4 में जा रहे हैं वो स्टेज 3 में आ पा रहे हैं, जिनका डायलिसिस हो रहा है मतलब हफ्ते में 3 बार हो रही है, उनका फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ऐसे भी कई सारे केस रिपोर्ट, केस स्टडी भी मिला है जिसमें कि मतलब किन्हीं को डायलिसिस की ज़रूरत था और उनका विद इन 1 ईयर वो
डायलिसिस भी रुक गया है। ठीक है। तो इसमें कई सारे डिजीज में जी हेल्पफुल हो। जी डॉक्टर कुमार। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आजकल बहुत डिबेट चल रहा है कि होम्योपैथी वर्सेज आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ। एक्चुअली जब हम तीनों की मंजिल एक ही है, मरीज को ठीक करना, तो ये विवाद नहीं होना चाहिए। और सारी पैथी अपूर्ण है, संपूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। तो वक्त आ गया है कि हम कदम होकर आगे बढ़े। और स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन का स्कोप रखा है। अंधविश्वास से बचना है और इंटीग्रेटिव मेडिसिन का साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करना। अगर पेशेंट को स्टोन है, वो होम्योपैथ से ठीक हो जाता है, उसे हम अल्ट्रासाउंड करके प्रूव कर देते हैं तो बात बन जाएगी। हाल ही में एक मरीज इराक से आए हमारे पास, जिनको 1 साल से कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग थी। अब हम लोग स्वेलिंग की दवा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके पैर में सूजन इतना ज़्यादा हो गया था कि उस पानी को मोबिलाइज करने के लिए हमने पंचकर्म का सहारा लिया। तो अगर ये इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, शुरू में प्रिवेंशन पे ध्यान दें कि ये बीमारियों के प्रकोप से बचें। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, अगर बीमारी हो जाए तो भी अच्छे जीवन शैली को अपना के सेकेंडरी प्रिवेंशन पे ध्यान दें। अगर बीमारी हो गई है तो हम कदम हो करके हम सारे पैथी के लोग मरीज को ठीक करने की बात करें। यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच से चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथ, अप्रोच साइंटिफिक हो सकता है, सेहतमंद रह सकता है। इसे लेकर हाँ। किसी तरह के भ्रम और मिथ में ना रहे। और डॉक्टर ने भी यही बात क्लियर की है। डॉक्टर चौधरी, एक लाइन में या 2 लाइन में आप मुझे बताएं, किडनी की बात हो रही है, खाने पीने की बात की, लेकिन हमने पानी की बात नहीं की है। पानी कितनी ज़रूरी है किडनी की सेहत? देखिए, पानी तो कम मात्रा में ही लेना होता है। जब किडनी की डिजीज़, किडनी अफेक्टेड हो जाती है तो उस समय पानी तो कम मात्रा में ही लेना होता है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम किडनी पे जितना लोड कम कर सकें वो हमको करना होता है। क्योंकि जितना उसका हम लोड करेंगे, एक्शन बढ़ेगा, तो उतना ही किडनी फिर वो उसमें समस्या आएगी और वो एक रिबाउंड फिनोमेना हो जाएगा। जिनको समस्या है किडनी से जुड़ी, वो थोड़ा सीमित मात्रा में पानी पानी। ठीक है, इसी के साथ समय क्योंकि यही पूरा हो गया है। डॉक्टर चौधरी आपका, डॉक्टर कुमार आपका, डॉक्टर पद्मालय रथ, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किडनी को सेहतमंद रखिए, जो ज़रूरी उपाय और सुझाव यहाँ विशेषज्ञों ने बताए हैं उन्हें अपनाइए, क्योंकि आने वाले समय में जो किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं वो और ज़्यादा विकराल रूप लेने वाली हैं। ऐसे में सावधानी ही कहीं ना कहीं बचाव है। अगले हफ्ते हम आयुष्मान भव में बात करेंगे भूलने की बीमारी अल्जाइमर की। तो अल्जाइमर से जुड़े जो तमाम सवाल हैं वो अगले शनिवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।